फास्टिंग सब थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, बहुत कर चुके हैं, टेंशन ना लो। मॉर्निंग वाला जो है ना उसका खत्म कर दिए आप सब, कभी 1 से 2 क्लास पढ़ना तुमको 40 है, टेंशन ना लो। मैं लास्ट में सब बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। तब क्या हर दिन आए थोड़ी, हर दिन तो बताते ही हैं क्या? नहीं नहीं, हर चैप्टर में बता दिए क्या पढ़ना है क्या नहीं, तुम्हारा जीवन भर यही लगा रहेगा। छोड़ो, चलो सुनो, हर दिन बताते हैं क्या सब पढ़ना है इस चैप्टर में, फिर पूछता है क्या। सुनो, हम लोग को क्या करना था जल्दी से बताओ? केमिस्ट्री करना था। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। कल हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था ना, आज प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ओके चलो, सब लिखो तो। प्रकाश का अपवर्तन, कल मैंने आवर्धन और गोलीय दर्पण को सूत्र सिद्ध कर दिया था ना। लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन। हाँ जल्दी लिखो, प्रकाश का अपवर्तन लिखो जल्दी। बात नहीं, रफ्तार में खत्म करने वाला हूं प्रकाश का अपवर्तन। सुनो, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, अरे नाम सुना है कि नहीं? ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ, ठीक है भाई। सुनो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कोई बच्चा बताओ, थोड़ा समझ लो, समझाऊं क्या? मान लीजिए कि इधर का माध्यम है एक M1, M समझे, माध्यम, मीडियम। एक माध्यम ये और एक माध्यम, कितने माध्यम? जैसे एग्जांपल सुनो, ऊपर वायु नीचे पानी। ऊपर वायु मतलब हवा और नीचे, मान लो आपको मैं 2 माध्यम दे दूं, कितने माध्यम? और मैं बोलूं कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजना है ऐसे, तो मुझे ये बताओ, क्या ये प्रकाश पहले वायु में था और मान लीजिए फिर पानी में गया? अरे वायु से कहां गया? ठीक है, तो मुझे बताओ ये प्रकाश बिल्कुल ऐसे ही चलता चला जाएगा या मुड़ जाएगा? जब आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को भेजते हैं ना, तो उसका जो पथ था, जिस पथ पर वो पहले चल रहा था, अब उस पथ पर या तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या वो अभिलंब से दूर चला जाएगा। कुछ भी हो सकता है, ये हम कुछ कह, ये निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। अरे संघन है या विरल है, इस बात पर डिपेंड करता है। बट समझने वाली बात यह है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का, लिखिए लिखिए लिखो, प्रकाश की किरणें, लिखिए, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या ऐसा भी लिख सकते हो होकर गुजरती है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, या अपने मार्ग से, है ना, अपने पथ या मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक मिनट फिर सुन लो, कोई प्रकाश आ रही थी, जिस रास्ते पर आ रही थी उसी रास्ते पर नहीं चलेगी। जब माध्यम बदलेगा तो वो अपने आप अरे मुड़ जाएगी, या तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से, दोनों संभावना है।
हो सकता है कि ये प्रकाश जो आ रही थी वो अविलंब के उड़ जाए, या हो सकता है ये प्रकाश से कहां चला जाए। तो ये दोनों घटना अपने मार्ग से इसको विचलित कर रहा है। मार्ग तो ये था, अरे नहीं समझे आप, कौन सा मार्ग? जो आ रहा था प्रकाश, उसका मार्ग तो ये था ना। अब वो जो अपने पथ से विचलित हो गई, यानी अविलंब की ओर चली गई या अविलंब से दूर चली गई, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का। याद रहेगा सबको, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत। लिखिए अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, फटाफट एकदम रफ्तार में करते चलो। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, कितने नियम? 2। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अच्छा एक बार बता दो, प्रकाश में माध्यम को बताने के लिए हम किसका मदद लेते हैं? प्रकाश के माध्यम को कौन बताता है, कौन समझाता है प्रकाश के माध्यम के बारे में? जैसे मैंने कहा कि एक तरफ कांच है, एक तरफ वायु है, एक तरफ जल है, समझ रहे हो? तो ये सब माध्यम को हम किससे सूचित करते हैं? म्यू से। अरे माध्यम के लिए प्रकाश में किसका मदद लेते हैं? क्या कहते हैं इसको? अपवर्तनांक। क्या सभी माध्यम का अपवर्तनांक आपको याद है? निर्वात का, निर्वात का, निर्वात का होता है 1, इसे जानते हो? बोलो। वायु का 1.003 होगा, लेकिन इसको लेंगे। बोलिए। जल का, अरे छोटा 4/3 यानी 1 पॉइंट। बोलो। कांच का, कहीं लिख लो तो, कहीं साइड में लिख लो, अपवर्तन के नियम में मत लिख लेना, साइड में लिख लो तो। कांच का 3 या फिर 1 पॉइंट। बोलो। हीरा का, तो मेरा हीरा जैसा लाल है, बोलो हीरा का 2.42। दुनिया में सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक और सबसे कम? निर्वात ऑप्शन में रहे तो वायु भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ये तुमको पहले पढ़ाया था। माध्यम को सूचित करने के लिए हम किसका मदद लेंगे? अपवर्तनांक का। अरे म्यू को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, या इसका पूरा नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। यही माध्यम को बताता है कि कौन सा माध्यम संघन है और कौन सा। संघन मतलब कैसा माध्यम? ज्यादा म्यू वाला या कम म्यू वाला? ज्यादा। संघन मतलब घना, लास्ट में घन है ना, संघन घना, घना माध्यम है। विरल मतलब हल्का, मतलब कहां? जहां पे कम घनत्व हो, है ना। चलो याद रहेगा, अपवर्तनांक याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसका? मैक्सिमम। सबसे अधिकतम किसका होता है? हीरा का। और सबसे निम्नतम निर्वात का। ऑप्शन में रहे तो हम वायु भी लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे मिनिमम। मिनिमम, मिनिमम मतलब क्या? निम्नतम। सबसे निम्न होता है निर्वात का, सबसे उच्च होता है हीरा का। याद रहेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका? याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब लिखिए तो अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। बताओ क्या होता है नियम? पहला नियम तो वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा था परावर्तन में। क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही समतल में। लिखिए पहला नियम, फर्स्ट लिख लो, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। क्या परावर्तन में भी पहला यही लिखे थे? क्या लिखोगे? आपतित किरण, लिखिए फटाफट। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था बाबू? दूसरा नियम याद बाद में करना पड़े, समझ लो तो। ओए, दूसरा नियम किसने दिया था? हाँ, स्नेल ने। तो दूसरा नियम में लिख लेंगे स्नेल का नियम। जो दूसरा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो किसका था? क्या था? सुनो, लिख तो बाद में, पहले समझ लो। ओए, साइन कॉस का नाम सुने हो?
तो साइन, आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? तो साइन आई। और अपवर्तन कोण को? इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत रहता है। कांस्टेंट मतलब नियत रहता है। और यह बराबर होता है दो माध्यमों के, ऐसे लिखा जाता है, हां, यह बराबर होता है दो माध्यमों के आपेक्षिक अपवर्तनांक के। इसी को हम कहते हैं, यहां से देखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा ये, म्यू यहां 2 और 1 का मतलब क्या हुआ? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी म्यू 2 बटे, यहां जो लिखा रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो पीछे रहेगा उसको, जैसे आपसे कोई पूछे म्यू ए और पीछे बी, क्या लिखोगे? म्यू ए बटे, वेरी गुड। तो ऐसे लिखा जाता है। पूछा था एक बार क्वेश्चन, ये दे दिया था, बोला था इनमें से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दिया था, म्यू ए बटा म्यू बी, या म्यू बी बटा म्यू ए, या म्यू ए इंटू म्यू बी। समझ जाओगे? ये वाला को पहले लिखिएगा और ये वाले को, यस, एक माध्यम का निरपेक्ष क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, है ना, दूसरे माध्यम के सापेक्ष में। अरे इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष, म्यू 2 बटे। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं जब दो माध्यम की तुलना होती है तो उसको बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। और जो अकेला माध्यम का आप निकालते हैं उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जो पहले मैंने आपको बताया था, ये जो बताया था वो क्या था? अपवर्तनांक या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहां पर कितने माध्यम का लिया आपने? 2, तो इसको बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। समझ? निरपेक्ष और दूसरा दो माध्यम की तुलना हो तो आपेक्ष, है ना, तो आपेक्षिक और निरपेक्ष। खैर चलो छोड़ो, उससे मतलब नहीं है, मेन मुद्दे पे आते हैं। स्नेल का नियम क्या है वो समझो आप। साइन आई बटे, साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा नियतांक होता है। अरे हमेशा नियतांक होता है, और यह बराबर होता है किसके? दो माध्यमों के आपेक्षिक अपवर्तनांक के। यही लिखना है, याद रखना। स्नेल का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी नियम पूछे ना पूछे, स्नेल का नियम पूछने का चांस रहता है, और कंसेप्चुअल भी है। लिखे तो स्नेल का नियम लिखो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। का अनुपात नियत रहता है, या नियतांक होते हैं, है ना, नियत रहता है। तथा यह, उसी में लिख लीजिएगा, तथा यह दो माध्यमों के, तथा यह दो माध्यमों के, दो माध्यमों के क्या? आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। तथा यह दो माध्यमों के आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है, बराबर होता है। यह लिख लीजिए तो, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या? नियत, नियत या नियतांक। और यह होता है किसके बराबर? फिर दो माध्यमों के आपेक्षिक क्या? अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब क्या? दो माध्यमों का अपवर्तनांक का तुलना है ना अपेक्षिक, म्यू 2 बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। म्यू 2 बटे क्या? तो याद रखना आपको, यस और नो। तो ये किसका नियम?
स्नेल का। अच्छा, माध्यम को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अरे म्यू का ना। तो म्यू को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हेडिंग डालिए अगला, जरा इसको भी समझ लेते हैं। लिखिए अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या फिर क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ओए जल्दी से बताओ तो इसको किससे सूचित करते हैं? म्यू का सूत्र क्या होता है पहले एक बार देख लो तो तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा। ओए सब जानते भी होंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी? हाँ, 3 × 10⁻⁶ से सूचित करते हैं ना। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। सुनना एक बात, ये जो अपवर्तनांक है ना, इससे यह पता लग जाता है आपको कि प्रकाश की चाल कहां ज्यादा होगी और कहां। एग्जाम्पल सुनो, मैं कहूं कि किसी का अपवर्तनांक ज्यादा है। अपवर्तनांक कैसा माध्यम? घना, संघन। घना मतलब संघन माध्यम में प्रकाश ज्यादा तेज चलेगा या विरल में? तुम खुद सोचो, एक मिनट सुनो। संघन में बोल रही है, संघन में कैसे ज्यादा चलेगा? सुनो, तुम एक ऐसे जगह पे गए जहां पे घना आबादी है और एक ऐसे जगह पे गए जहां पे आबादी बहुत कम है। तुम अपना बाइक ज्यादा तेज कहां चलाओगे? घने आबादी में तेज चलाओगे? पकड़ के कूट देगा सब, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो। घने आबादी में हमारी गति कम होगी। घनी आबादी में हमारी गति, तो संघन में प्रकाश का वेग ज्यादा या कम? कम होता है। और विरल का मतलब हो गया जहां आबादी कम है। जैसे आप एनएच पे गाड़ी चला रहे हो और वहां पे मान लीजिए फ्री स्पेस है, या आप ये समझ लो कि रात को आप एनएच पे बाइक चला रहे हो जो बिल्कुल खाली जगह है, तो वहां पे आप गाड़ी का स्पीड क्या रख सकते हैं? तो संघन में स्पीड कम होता है और विरल में स्पीड प्रकाश के साथ भी सेम है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, पानी में प्रकाश ज्यादा तेज चलेगा या हवा में? पानी में प्रकाश ज्यादा तेज चलेगा या हवा में? हवा में ना। पानी तो यार, पानी तो चलने से उसको रोकेगा। अच्छा तुम अपना बात ले लो, तुम पानी में ज्यादा तेज दौड़ोगे कि हवा में? तब फिर पानी में थोड़ी तुम तेज दौड़ पाओगे। हवा में आप ज्यादा तेज दौड़ते हो, पानी में चलाना हो, पानी में बाइक ही चलाओगे तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी ना। तो संघन और विरल आपको एक तरीके से ये कह दो कि ये बता देता है, क्या बता देता है? कि कहां पर गति ज्यादा रख सकते हैं और कहां पर गति, ऐसे प्रैक्टिकली समझने के लिए। और यहां पे आते हैं तो यहां पे क्या बना सूत्र देखो, निर्वात में प्रकाश की वेग और माध्यम में प्रकाश की वेग, इन दोनों के अनुपात को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अरे इसी को अपवर्तनांक के नाम से भी आप जानते हैं। लिखिए, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, रफ्तार में लिखो, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कॉमा कॉमा निर्वात में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। बोलो, अभी निकाले थे निर्वात के लिए कितना, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, निर्वात के लिए कितना 1, वायु के लिए 1.00, इसको कितना लिए थे अभी बताए थे ना, कांच के लिए 1.5 या फिर 3/, और क्या था, पानी, जल के लिए अरे 1.33 यानी 4/, ये सब लिखवाए थे ना, जस्ट रिवीजन, यस और नो।
तो ये जो आप निकाले थे यही निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, या इसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक, अरे दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। हाँ या ना? लिखना चाहोगे कि हो जाएगा? समझ जाओगे? चलिए, तो आपसे कोई पूछे आपेक्षिक अपवर्तनांक, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को लिख ही लो यार तुम। आपेक्षिक रफ्तार में अपवर्तनांक, आपेक्षिक, बोलो क्या होगा? बोलो बोलो। जैसे अभी आपने लिखा था μ2 1, ये क्या था? μ2 बट्टे, ऐसे था ना? तो लिख लीजिए दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। और दिखा दीजिएगा, कहीं पर लिखा हो μ2 1, इसका मतलब होता है μ2 बाई μ1। दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष में, इसको बना के दिखा दीजिए। तो दोनों का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक। कोई खास बात? एकदम टाइम पास चीज था। खैर छोड़ो, अब तुमसे मेरा क्वेश्चन है, स्नेल के नियम पे आते हैं, वापस आ जाएं। सुनो तो, क्या था स्नेल का नियम? साइन आई बट्टे बराबर μ2 बट्टे, सही बच्चे ध्यान दें, ये सुनो, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? μ1 साइन आई बराबर μ2, एक मिनट सब ध्यान दो, इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना क्या बराबर होना चाहिए? अब जो टेक्निक कहता हूं सब ध्यान से सुनना। अगर किसी का म्यू कम है, किसी का म्यू, तो बोलो उसका कोण, यस और नो। और किसी का म्यू ज्यादा है तो उसका कोण। अब टेक्निक सुनो, ध्यान दो, म्यू कम तो कोण और म्यू ज्यादा तो कोण। अब इसका प्रॉपर नाम रख देते हैं कि क्या है, सुनना। आप नाम शायद जानते होंगे, जिसका म्यू कम होता है उसको क्या कहते हैं? विरल। अरे जिसका म्यू कम उसका नाम। अब सुनना, विरल माध्यम में कोण ज्यादा होता है। विरल माध्यम में अभिलंब के साथ कोण, और जिसका म्यू ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? तो बता दो, संघन माध्यम में कोण। अब सुनना, पानी में और हवा में कौन संघन? पानी। अरे जिसका म्यू ज्यादा उसको संघन कहते हैं ना। पानी में हवा में कौन संघन? पानी संघन। तो पानी में जो प्रकाश होगी उसका कोण वायु के तुलना में कम होगा। अरे पानी में कोण वायु के तुलना में, उल्टा भी कह सकते हैं क्या? वायु में कोण पानी के तुलना में। ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाएगा। जिसका म्यू ज्यादा वो संघन, और संघन माध्यम में कोण कम। संघन माध्यम में कोण और कोण कम बनने का मतलब यह हुआ कि आपकी जो प्रकाश है वो किसके तरफ मुड़ेगी? अभिलंब की ओर। कोण किसके साथ देखते हैं? तो अभिलंब से अगर कम कोण है मतलब वो अभिलंब के बगल में है, और अभिलंब से कोण ज्यादा है मतलब वो दूर है। यस और नो? अब इसी को देखते हुए एक छोटा सा बात समझो, सुनो, दोनों कंडीशन यही पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। मैं कहता हूं कि ये है μ1 और ये है, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बस ध्यान सुना। अगर मैं कहता हूं कि μ2 ज्यादा है μ1 से, मतलब μ2 क्या हो गया? विरल, सॉरी संघन, और μ1 क्या हो गया? अब सुनना, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। मान लो कि यहां पर ऐसे प्रकाश आई, इस अभिलंब के साथ इसका कोण कितना बना? मुझे बताइए, इसमें जब कोण बनेगा तो ज्यादा कि कम? μ2 में जाना है ना, तो μ2 का मान यहां पर ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कोण क्या होगा? तो मुझे बताइए, कोण कम बनाने के लिए ये जो प्रकाश आ रही थी, इसको हम ऊपर भेजे नीचे भेजे? नीचे। कोण कम तभी बनेगा जब अभिलंब के साथ कोण कम दिखे। बोलो क्या ये वाला कोण कम लग रहा है? ये आपका आर हो गया। यानी
जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, जब आपकी प्रकाश विरल से कहां जाती है, तो आपकी प्रकाश किसकी ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। तभी कोण कम बनता है। अभिलंब की ओर मुड़ गए तो कोण कम हो गया, और अभिलंब से दूर चले गए तो कोण। यह फंडा आपको याद रहेगा। तो एक बात दिमाग में रखना है, सघन माध्यम में कोण कम होता है, इसीलिए प्रकाश मुड़ जाती है किसकी ओर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि यहां पर यह है μ1 और यह है, मैं कहता हूं कि इस बार μ1 ज्यादा है μ2 से, और मैं कह रहा हूं कि यह वाला जो कोण है प्रकाश I, इसका आपतन कोण मैंने I ले लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए μ2 में गए तो μ2 कम है ना, विरल है, विरल में जाने से कोण कम या ज्यादा, ज्यादा। वेरी गुड। विरल मतलब हल्का है ना म्यू, तो म्यू कम है तो कोण क्या ज्यादा। कोण कुछ ऐसे बनेगा, क्या ये अभिलंब से ज्यादा आपको दिख रहा है। जो भी कोण देखेंगे किससे, ये आपका आर हो गया। तो मुझे बताइए ये अभिलंब की ओर मुड़ गई या अभिलंब से दूर चली गई। तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाती है, किस माध्यम में, विरल माध्यम में, और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है किस माध्यम में, समझे। बना लीजिए फोटो, आपको ये दिमाग में रखना है और ज्यादा कुछ नहीं है। ये कौन सा था, μ1 कम है तो इसका नाम विरल, इसका नाम संघन में कोण कम, संघन में कोण कम, विरल में कोण। तुम सब इंटेलिजेंट पैदाइशी हो। संघन जहां म्यू कम वहां कोण ज्यादा, जहां म्यू ज्यादा वहां कोण कम। एक ही बात बोल दिए क्या, जहां म्यू ज्यादा वहां कोण कम, जहां म्यू कम वहां कोण। याद रखना ऐसे, कोण कम बनेगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, कोण ज्यादा बनेगा तो अभिलंब से ज्यादा कोण ज्यादा दूर, कम कोण नजदीक। यस और नो। तो ध्यान रखिएगा, संघन माध्यम में कम कोण, विरल माध्यम में ज्यादा कोण। तुम अंग्रेजी नहीं बोलेगा। याद रहेगा ना, संघन मतलब घना, ऐसे याद रखो, मैं ऐसे याद रखता हूं, संघन, घन मतलब घना। ओके। विरल में कोण ज्यादा, संघन में कोण। सोच रहे काहे हम जन्म लिए, ये क्या विरल संघन विरल संघन। हमारा तो जिंदगी खराब हो गया इस संघन विरल के चक्कर में। टेंशन ना लो, 10 दिन बाद तुम्हें कोई टेंशन, इसके बाद फिर रिजल्ट आने के बाद, कुटैया के बाद थोड़ा टेंशन होगा, लेकिन तब भी ज्यादा टेंशन। बस एक सप्ताह लात जूता खाओगे, सुनोगे, बात सब भूल जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन दो इस पे, लिखे। नो सर, लिखो, दिए गए चित्र में अपवर्तन कोण निकाले। बस एक क्वेश्चन, दिए गए चित्र में अपवर्तन कोण निकालें। बढ़ूं आगे, लो तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सब कर लो, अच्छे बच्चे हो। यहां से आई प्रकाश कितने डिग्री पे, मान लो 45 डिग्री पे। कितना डिग्री, 45 डिग्री। इधर है √2, अरे इधर का म्यू कितना, और इधर का म्यू कितना, 1। चलो करो। ओए, आपतन कोण कितना, 45 डिग्री। ओए, पहले माध्यम में म्यू है √2 और दूसरे माध्यम में म्यू है, करो क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाओ। मुंह क्या देख रहे हो, साइन I बट्टे साइन R बराबर μ2 बट्टे। तुम लोग μ2 μ1 कैसे लोगे, जिसमें प्रकाश होगी वो μ1 और जिसमें प्रकाश जाएगी वो, अरे μ2 में जाएगी और μ1 से आएगी। यस और नो, बोलो भाई, बताइए प्रकाश किस में जा रही है, प्रकाश किस में जा रही है, μ2 में ना। तो μ2 का मान कितना है हमारा, तो यहां रखिए मान, साइन I का मान कितना
45 अपॉन साइन आर इक्वल टू किस माध्यम में गया है? अरे प्रकाश निकल के इसी माध्यम में तो आ रही है, तो जिस माध्यम में आपकी प्रकाश जा रही है, अरे जिस माध्यम में प्रकाश एक मिनट, ये प्रकाश किस माध्यम में जाएगी? अरे इसमें तो पहले से है ना, तो जाएगी तो इसी में ना, जाएगी वो हो गया μ2 कितना 1, और जिसमें पहले से थी √2। बोलो साइन 45 का मान 1/√2, साइन आर बराबर 1 बटे, क्या ये पूरा कैंसिल, तो यहां बन गया साइन आर बराबर, बोलिए आर कितना डिग्री के लिए 1 होता है? अरे आर का मान कितना डिग्री पे 1 होता है? 90 पे। अच्छा, जब आर का मान 90 होता है तो उसे एक नाम से जानते हैं। आर जब 90 होता है उसके लिए जो आपतन कोण होता है उसको एक नाम दिया गया है, पता आपको? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कौन सा कोण है? वह आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण का मान, लेकिन कंडीशन होता है प्रकाश जब जाती है संघन माध्यम से, कुछ याद आ रहा है? आर का मान कितना होता है क्रांतिक कोण के लिए? 90। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। इसी कोण पे गिर पड़ के क्रांति आया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रांतिक कोण। ये देख लेगा, अच्छा हम भी क्रांति कर देते हैं। अरे आर का मान कितना आया? लगाने आया फॉर्मूला आपको? ऐसे कर लेंगे, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव देगा तो कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक और बचा। अपवर्तन के कितने प्रकार? 2। समतल सतह से अपवर्तन एवं, लिखिए अपवर्तन के प्रकार, जल्दी रफ्तार में लिखते चलो। अपवर्तन के प्रकार, अगले क्लास में पूरा अपवर्तन खत्म करना अपने को, फिर लेंस, एक क्लास लेंस, चैप्टर खत्म। लिखिए बस कल आपका पूरा का पूरा ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, फिर आपको पढ़ाएंगे इसका तरंग वाला भाग, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? लिखिए बस उसमें 1 से 2 क्लास खत्म। लिखिए अपवर्तन के प्रकार, पहला लिखो समतल सतह से अपवर्तन। इसको मैंने काफी रफ्तार में आपको बता दिया ताकि आपका पढ़ा हुआ था जस्ट। समतल सतह से अपवर्तन, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाने के लिए, अच्छे से रिकॉर्डिंग करने के लिए फिर मुझे बाद में क्लास लगाना पड़ेगा। ये बस आपके बोर्ड के लिए काम चला हुआ, ठीक है? मतलब बोर्ड के लिए क्या मतलब, बोर्ड के लिए ठीक है, बट अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए सारा चीज हम पर। चलिए लिखे तो समतल सतह से अपवर्तन, और दूसरा का नाम गोलीय सतह से अपवर्तन। लिखिए समतल सतह से अपवर्तन और दूसरा क्या? गोलीय सतह से अपवर्तन। तो पहला हेडिंग डालिए समतल सतह से अपवर्तन। समतल सतह में एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है और कुछ करने की जरूरत। लिखिए समतल सतह से अपवर्तन, एक ही चीज पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। समतल सतह से अपवर्तन। और सुनो, क्या बचपन में तुमने ऐसा कहानी सुना है? समतल सतह से अपवर्तन लिख रही है, उसमें एक चीज लिख लो तो, समतल सतह से अपवर्तन के नीचे लिखो तो वास्तविक एवं आभासी गहराई। वास्तविक एवं आभासी, यही अपने को पढ़ाना है, गहराई। सुनो, ध्यान से सुना आप सब। क्या बचपन में ऐसा कहानी सुने हो कि पानी के अंदर अगर तुमने किसी पदार्थ को रख दिया, अरे किसी पदार्थ को, वो पानी के सतह से अगर नीचे की गहराई थी d, कितनी गहराई थी, और तुम ऊपर से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, किसको? इस पत्थर को या सिक्का को, जो भी है, ठीक है? तो मेरा प्रश्न है आपसे, यह सिक्का अगर d गहराई नीचे है तो आपको क्या d गहराई नीचे ही दिखेगी या थोड़ा ऊपर? बचपन में सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लो। जब किसी बर्तन में आप पानी भर के उसमें किसी पदार्थ को रख देते हैं ना, तो आप जब उस पदार्थ को देखते हैं तो पदार्थ अगर d गहराई नीचे है तो आपको उतना नीचे दिखाई, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। वास्तव में है उसकी गहराई कितनी, लेकिन आपको दिखेगा वो d, जो दिखेगा उसको मान लेते हैं d डैश। ये हो गई d, क्या हो गया? वास्तविक गहराई। और जो आपको दिखा
जो आपको आभास हुआ वो कौन सा गहराई? तो आपसे पूछेगा कि अगर किसी वस्तु की वास्तविक गहराई 120 सेंटीमीटर है तो बताइए जब आप उसे देखेंगे तो आपको जो दिखाई देगा वो आभासी गहराई क्या होगा? तो फॉर्मूला सुनना, फॉर्मूला से याद करो। फॉर्मूला होता है डी डैश बट्टे डी, डी डैश बट्टे बराबर म्यू टू बट्टे म्यू वन। एक बात और, यहां म्यू टू म्यू वन में बच्चा गड़बड़ करता है। हम वस्तु को देख रहे हैं ना, वस्तु जिस माध्यम में है उसको मानेंगे, अरे वस्तु जिस माध्यम में उसको क्या मानोगे, म्यू वन या म्यू टू? म्यू वन। और प्रकाश निकल के जिस माध्यम में जाएगी उसके आंख को दिखाने के लिए उस माध्यम को मानोगे, समझे? तो याद रखेगा म्यू वन वो होता है जिस माध्यम में किसको आपने रखा है, वस्तु को। यस और नो? तो ये अगर वस्तु वाला माध्यम म्यू वन है तो जो बचा वो कौन सा, म्यू टू। अरे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। यस और नो? चलिए ऑब्जर्वर को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो देख रहा है उसको क्या बोलेंगे ऑब्जर्वर का हिंदी? नहीं जानते हो? ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर। अच्छा देखने वाला, अच्छा ठीक है, प्रेक्षक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? खैर छोड़ो, आप उतना मत समझो। ये सुनो, जो व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है वो वस्तु कितनी गहराई पे थी, लेकिन उसे आभास कहां हुआ? तो फॉर्मूला होता है डी डैश बट्टे डी बराबर म्यू टू बट्टे, लिख लीजिए, हाँ फिगर बना के, फॉर्मूला बस याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं आभासी गहराई। डी डैश को क्या बोलेंगे? आभासी गहराई बट्टे वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो याद रखिएगा, और म्यू वन आप उसको लेना जिसमें वस्तु रखा हुआ है और म्यू टू उसको लीजिएगा जिसमें देखने वाला है ना? वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट और देखने वाला मतलब ऑब्जर्वर। वस्तु जहां रहेगा उसको म्यू वन माध्यम लेना है और देखने वाला जहां होगा उसको, यही बच्चा गड़बड़ करता है। अगर आप ये गड़बड़ नहीं करेंगे तो आपसे बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। ठीक है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। और भी आपने इसमें एग्जांपल पढ़ा होगा, एक पेंसिल को पानी में रख देते हैं तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। क्यों? पानी में जितना भाग है वो थोड़ा ऊपर दिखेगा और जो हवा में है वो जैसे था वैसे ही दिखेगा। तो क्या आपको टेढ़ा नहीं लगेगा? इसीलिए टेढ़ा दिखता है। कोई सिक्के को अगर पानी में रख देते हैं तो वो अपने स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। यस और नो? तो ये सब कहानी है किसकी? किसकी कहानी है? अपवर्तन की। याद हुआ फॉर्मूला? आभासी गहराई बट्टे बराबर म्यू टू बट्टे। इसको सिद्ध भी करवाए थे आपको क्लास में, लेकिन इसकी अभी कोई जरूरत। चलो एक प्रश्न हो जाए, लिखिए, लिखाऊं? लिखे दो, डायरेक्ट चित्र बना दो। लिखिए, दिए गए चित्र में एक क्वेश्चन कर लो, खुद से लगाना। दिए गए चित्र में वस्तु की, दिए गए चित्र में वस्तु की आभासी गहराई निकालें। इसकी वास्तविक गहराई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और यहां लिखा हुआ है कि यह है पानी और बाहर जहां पे तुम देख रहे हो उसको, वो माध्यम क्या है? वायु। अब पानी और वायु का क्या मान लेना है वो तुम खुद से डिसाइड कर लो। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, डी डैश बाई डी इक्वल टू म्यू टू बट्टे, तुम सिर्फ मान सही सही रखना, आंसर निकल जाएगा। बोलेगा कि बताइए इसमें कितना आभासी गहराई है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है आभासी गहराई बट्टे वास्तविक गहराई इक्वल टू म्यू टू बट्टे, हमें डी डैश निकालना है बट्टे, बोलो वास्तविक में कितना गहराई पे था। कोई भी गहराई देखते हैं वो तल से देखते हैं। ये जो फॉर्मूला लगाते हैं वो कहां से काम करता है? उस तल से, जो यहां पे सतह है ना, सतह से।
बोलिए सतह से कितनी गहराई? 120 सेंटीमीटर। इक्वल टू, मुझे तुम बताओ वस्तु का कौन सा माध्यम है? म्यू वन ना? अरे वस्तु नीचे था ना, वस्तु वाला माध्यम बोलो। पानी। पानी के लिए म्यू का मान तो लिख देंगे 4 और जिसमें आदमी है यानी देखने वाला प्रेक्षक है वो कौन सा? वायु है तो 1। इसको मैं ऊपर कर दूं तो क्या 3/4 लिख सकता हूं? फिर 4 से क्या इसको काट सकता हूं? बोलिए डी डैश। 30 × 3। अरे कितना ऊपर? मतलब सुनना, क्या प्रतिबिंब ये 120 था ना, तो जो देखने वाला इसको दिखेगा उसको ऊपर से कितना नीचे दिखेगा? 90 सेंटीमीटर। कई बार पूछ देता है जो वास्तविक वस्तु है वो और जो आभासी बना प्रतिबिंब वो, इन दोनों के बीच का दूरी। अब ये 90 है, ये 120 है, तो दूरी नहीं निकाल सकते हो? 30 सेंटीमीटर। खैर चलो उसकी जरूरत नहीं है। तल से 90 सेंटीमीटर गहराई पे दिखा था 120 पे, तो दोनों के बीच का अंतर कितना? वस्तु और प्रतिबिंब में कितना का अंतर आ गया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? लिख लीजिए। तो इसी को हम कहते हैं क्या? बोलो। वास्तविक एवं आभासी। छोड़ दूं? याद रहेगा सब? अपवर्तन का नियम याद हुआ? जो माध्यम संघन होगा वहां कौन कम होगा, जो विरल होगा वहां कौन? पानी का म्यू 4/3, कांच का 3/2। सबसे ज्यादा किसका? तब तुम सब मेरा हीरा जैसा लाल है, याद रखना। तो तुम्हारा अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। चलो बस।